Good morning, students. Students, today we are going to discuss to revise the chapter government budget. ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं. एमसीक्यूज में असर्शन रीजनिंग वाले भी बन जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे. ठीक है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से असर्शन रीजनिंग केस स्टडी आएगा ही आएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं और काफी लिमिटेड सा हमारा सिलेबस है. राइट, सो गवर्नमेंट बजट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिलेबस में यूनियन बजट है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है वो हमने रिवाइज वो डिस्कस करना है. बजट क्या होता है? बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि गवर्नमेंट के जो आने वाला साल है उसमें गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट को हम बजट कहते हैं. Budget is a statement showing estimated receipts and estimated expenditure of the government in the coming financial year. ठीक है, जब गवर्नमेंट बजट बनाती है, by making its budget, it seeks to achieve certain objectives. गवर्नमेंट कुछ objectives achieve करने के लिए बजट बनाती है. यहाँ बजट बनाते हुए government tries to achieve certain objectives. First objective is redistribution of income and wealth. ठीक है, और we can also say reducing income inequalities. ये पहला ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के बजट का. इस ऑब्जेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव का नाम भी दे सकते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट सीक्स टू अचीव डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव व्हाइल फ्रेमिंग इट्स बजट. क्या मतलब है उसका? वी नो दैट इनकम इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. हर कंट्री में इनकम इनइक्वालिटीज हैं. इनकम इनइक्वालिटीज मींस देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. पुअर आर हैविंग जस्ट अ स्मॉल proportion of the national income, whereas rich are having a few rich are having large proportion of the national income. तो इनके बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा बड़ी है. अब अगर हम इनको, ये तो नहीं है कि कैसे दूर हो सकती है इनकम इनइक्वालिटीज. सबको पता है रिच से इनकम ले लो, इनको बांट दो, पर ये कैसे देंगे? अब गवर्नमेंट इनके सिर पे बंदूक रख के तो इनसे पैसे ले नहीं सकती है. तो गवर्नमेंट के पास और इंस्ट्रूमेंट्स हैं. वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टैक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट. गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? गवर्नमेंट ऐसा टैक्स सिस्टम अडॉप्ट करती है जिसमें लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उनका टैक्स रेट भी उनके ऊपर बढ़ता जाता है. ठीक है, यानी रिच विल हैव टू पे मोर टैक्स. सो रिच से जब टैक्स ले लिया तो उनकी इनकम कम हो गई, ये इनके पास रह गई. अब इस इनकम को जो कि हमने रिच से ली है, गवर्नमेंट उनको स्पेंड कर देती ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल, तो उनकी इनकम बढ़ जाती है. इन दिस वे ये जो गैप है रिच और पुअर का वो कम हो जाता है, यानी इनकम इनइक्वालिटीज दूर हो जाती हैं. ठीक है, यानी कि जो इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि अनइक्वल थी, उसको गवर्नमेंट ने अपने बजट के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दी फेवर ऑफ रिच पीपल. इस ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अनदर ऑब्जेक्टिव विच गवर्नमेंट सीक्स टू अचीव थ्रू इट्स बजट इज reallocation of resources. इसको हम allocative objective भी कह देते हैं. Now, what does reallocation of resources mean? बेटे resources जो है हमारी कंट्री में कैसे allocate होते हैं? मार्केट फोर्सेस से होते हैं. मोहित सुन ले बच्चे, मार्केट फोर्सेस से हमारे रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं. मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई. गवर्नमेंट
इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती एलोकेशन को, ठीक है, मार्केट फोर्सेस एलोकेट करते हैं। अब जब मार्केट फोर्सेस एलोकेट करते हैं तो जनरली रिसोर्सेज जाते हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, जहां पे प्रॉफिट्स मैक्सिमम मिलता है। मेरे पास एक लैंड पड़ा हुआ है, मैं सोच रही हूँ लैंड के ऊपर मैं खेती बाड़ी करूं, मैं स्कूल खोलूं, मैं मॉल खोलूं, ठीक है, या मैं सेलफोन की इंडस्ट्री खोलूं। मैंने ये 4 प्रोजेक्ट बनाए और मैंने देखा मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें से आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इस पे सेलफोन की इंडस्ट्री खोल लूंगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि लैंड मेरी कंट्री में स्केर्स है, इसको जरूरत है इसके ऊपर खेती बाड़ी करने की, एसेंशियल गुड्स की प्रोडक्शन करने की, नहीं तो इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वुड आई बॉदर? नो, आई वुड टेक माई डिसीजन कीपिंग इन माइंड प्रॉफिट, माई प्रॉफिट। तो जब रिसोर्स एलोकेट होते हैं मार्केट फोर्सेस से, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करते हुए करते हैं। अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज एलोकेट करे, सारा कुछ हम गवर्नमेंट के हाथ में दे दे, सोशलिस्टिक पैटर्न अडॉप्ट कर लें, तो गवर्नमेंट वुड कीप इन माइंड सोशल वेलफेयर, तो उसमें बेटे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेक्रीफाइस हो जाएगा। दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। तो हमें चाहिए इस तरह की सिचुएशन कि वी आर एबल टू ब्रिंग अबाउट अ balance between the twin objectives of profit maximization and social welfare। ये बैलेंस गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू लेके आती है। कैसे लेके आती है? गवर्नमेंट जिधर चाहती है ना रिसोर्सेज ना जाए, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मैं इस लैंड के ऊपर सेलफोन की फैक्ट्री खोलूं। गवर्नमेंट क्या करेगी, जिस तरफ गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट नहीं करना चाहती है, गवर्नमेंट वहां पर हैवी टैक्सेशन लगा देगी। एक डिसइंसेंटिव हो गया ना मेरे लिए। अच्छा, अगर मैं सेलफोन की इंडस्ट्री खोलूंगी तो मेरे को 40% टैक्स देना पड़ेगा। बात वहीं पे आ गई, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, तो मैं अब सेलफोन की इंडस्ट्री नहीं खोल रही। क्यों नहीं खोल रही? गवर्नमेंट ने इसके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगा दी, ठीक है। तो गुड्स, लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन की तरफ रिसोर्सेज जाते हुए रह जाएंगे। और जिधर गवर्नमेंट चाहती है रिसोर्सेज एलोकेट हो, उधर गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे। गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड सब्सिडीज टू द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स। अगर गवर्नमेंट मुझे कहती है आप खेती बाड़ी करो, आपको फ्री में बिजली देंगे, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, आपको फर्टिलाइजर सब्सिडाइज्ड देंगे, ट्रैक्टर सब्सिडाइज देंगे, तो आई विल बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट कोशिश करती है बैलेंस रखने की, विद बैलेंस बिटवीन द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। यानी गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सेक्टर्स में जा रहे थे उनको रीएलोकेट कर रही है, ठीक है। और कई बार गवर्नमेंट खुद भी प्रोडक्शन करने लग जाती है उन गुड्स की जिधर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। क्लियर? सो ये जो फंक्शन है, इसको ऑब्जेक्टिव है, इसको क्या बोलेंगे? एलोकेटिव ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर दिया। किस तरह से रीएलोकेट किया? ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहे? बैलेंस रहे। समझ आ गया? ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू अचीव करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which is maintaining economic stability, maintaining economic stability। तो इसको क्या नाम देंगे? स्टेबलाइजिंग ऑब्जेक्टिव या स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव कह दो, कुछ भी, मतलब वर्ड आपका स्टेबल यूज होना चाहिए। अब क्या होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? बेटे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब एन इकोनॉमी फ्री फ्रॉम दी बिजनेस साइकिल्स। जनरली ये होती है स्टेबल इकोनॉमी, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं वो ऐसे होती हैं।
अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनमें। इन अप्स एंड डाउन्स को कहा जाता है बिजनेस साइकिल। ये अप कौन सी सिचुएशन है? बूम, इन्फ्लेशन, है ना, प्रॉस्पेरिटी। ये डाउन कौन सी सिचुएशन है? डिप्रेशन, डूम। ठीक है, अब ना तो हम ये वाली सिचुएशन चाहते हैं इकोनॉमी में, ना ये वाली, हम स्टेबल इकोनॉमी चाहते हैं। तो लेकिन ये आनी है, बिजनेस साइकिल्स अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते आते हैं, ठीक है। लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स करती है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए? अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट सरप्लस बजट यूज करती है। सरप्लस बजटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट की रिसीट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। सरप्लस बजट, आपको पॉकेट मनी मिली 5,000, आपने 4,000 खर्चे, तो आप क्या बोलोगे? मैं तो सरप्लस में हूं। सेम इज द केस हियर। सर मतलब आपने खर्चा कम किया। यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है। जब गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो लोगों की इनकम या एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी तो इनकम कम जनरेट होगी, है ना। तो लोगों की डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्यों होती है? क्योंकि हम गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं। तो जब गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट को कौन सी बजटरी पॉलिसी यूज करनी चाहिए? डेफिसिट बजट। मैंने आपको बोला था कोई सोचने की जरूरत नहीं है, अरे ऐसी सिचुएशन है कौन सा बजट, आप ऐसे याद रखो, डी। ड्यूरिंग डिप्रेशन डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट कौन सी सिचुएशन है? where receipts are less than expenditure। गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है, खर्चा गवर्नमेंट ज्यादा करेगी। तो उससे क्या होगा? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी बेटे, तो लोगों की इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी, वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा करेंगे। जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी डिप्रेशन में से निकल आएगी। ठीक है, सो ये हो गया गवर्नमेंट का स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, आगे चले। और कौन से ऑब्जेक्टिव है? गवर्नमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट्स ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सेविंग एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट डिपॉजिट रेट्स ज्यादा दे देती है, उससे सेविंग ज्यादा मोबिलाइज हो जाएंगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी लोन आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, तो आप लोग ज्यादा लोन लेके ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इससे इकोनॉमी ग्रो होगी। देन अनदर इज मेंटेनिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट के बहुत सारे एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट फंड्स अपने बजट से देता है। कौन से ऐसे एंटरप्राइज है जिसके फंड्स गवर्नमेंट के बजट से दिए जाते हैं? रेलवे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में तो 3 तरह के एंटरप्राइजेस होते हैं। एक होते हैं डिपार्टमेंटल और स्टैट्यूटरी, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट अपने बजट में से किसको फंड्स देती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, तो इन एंटरप्राइजेस को फंड्स देके गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मेंटेन करती है, इनकी इनके तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि रेलवे है, अब रेलवे में शताब्दी और चलाने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए रेलवे को फंड्स चाहिए, तो उसने रेलवे मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्टर को बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में से 2,000 करोड़ रुपए या 5,000 करोड़ रुपए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो रेलवे को दे दिए कि चलो आप अपना एक्सपैंड करो अपना रेलवे सेक्टर। ठीक है, तो इन दिस वे इट मेंटेन्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थ्रू इट्स बजट।
इट ऑल्सो ट्राइज टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, ये भी एक उसका ऑब्जेक्टिव है। रीजनल डिस्पैरिटीज मींस डिफरेंट रीजन्स जो है उनमें इनइक्वालिटी है। ओडिशा, बिहार अंडर डेवलप्ड है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र ये डेवलप्ड हैं। इसका मतलब हमारी कंट्रीज में रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट में अनाउंस करती है कि आप इस एरिया में, बैकवर्ड एरिया में सेटअप करोगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, आपको लाइसेंस जल्दी मिलेगा, आपको टैक्स हॉलीडे मिलेगी। तो इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करके रीजनल डिस्पैरिटीज भी दूर करती है। फोन है आपके पास, पॉकेट में से तो निकाल के रख जाओ। ठीक है बेटे, ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। उसके बाद हम करेंगे इस, यहां तक किसी को कोई डाउट? स्ट्रक्चर ऑफ बजट, मैंने कहा बजट कंप्राइजेस ऑफ बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर, है ना। इस तरह से होता है गवर्नमेंट का बजट। एक तरफ रिसीट्स ले लेते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, सबको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, ठीक है। इस तरफ हम ले लेते हैं रिसीट्स, इस तरफ हम ले लेते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्चुअली अपने बजट को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल। मतलब गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है। एक में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेती है, दूसरे में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेती है। So revenue budget comprises of revenue receipts and revenue expenditure. Capital budget comprises of capital receipts and capital expenditure. ठीक है, हम इसको इस तरह से पढ़ लें। ये होगी हमारी बजटरी रिसीट्स, ये होगी हमारी बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीट्स मतलब जो हम गवर्नमेंट रिसीट्स, the receipts which accrue to the government, which government can use. So these are of two types, revenue receipts and capital receipts. What are revenue receipts? गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम आती है, इतने सोर्सेस से आती है, अलग अलग जगह से आती है, हमने उसको क्लासिफाई करना है कौन सी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स है, कौन सी कैपिटल रिसीट्स है। तो बेटे रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट के एसेट या लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती। जो करती हैं वो कैपिटल रिसीट्स, जो नहीं करती वो रेवेन्यू रिसीट। नाउ टू बी मोर स्पेसिफिक, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which do not reduce liability of the government। ये वो रिसीट्स है जो गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट रिड्यूस नहीं करती और ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है। गॉट इट? ये वो रिसीट्स हैं, आप इसको ऐसे समझो, आप स्कूल में एब्सेंटी फाइन देते हैं, ये स्कूल की इनकम का एक सोर्स है। क्या स्कूल ने आपको ये फाइन वापस करना है? कल को जब आप स्कूल छोड़ के जाओगे तो स्कूल ने ये फाइन वापस करना है, यानी स्कूल के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं हुई। इसका मतलब ये स्कूल की रेवेन्यू रिसीट हुई, क्योंकि ये जो स्कूल को फाइन से इनकम हुई है, रिसीट्स आ रही हैं, वो स्कूल के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही। आप जो स्कूल को फीस पे करते हैं उसके करके वो भी स्कूल ने वापस तो नहीं करनी फीस, और ना ही उन फीस से जो रेवेन्यू स्कूल को जनरेट हुआ है, कोई स्कूल का एसेट तो नहीं कम हुआ उससे। कोई स्कूल का एसेट, कोई स्कूल का जमीन का टुकड़ा बेचा हमने, कोई बेंचेस बेचे, कोई और चीज बेची, कोई हमारा एसेट कम
नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो स्कूल की जो फीस हमें आ रही है वो भी रेवेन्यू रिसीट्स है। क्यों? क्योंकि ना तो इनसे कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है और ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। व्हाट इट? लेकिन हम तो गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं। बताओ गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी इनकम है जो रेवेन्यू रिसीट में आएगी? यानी ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई एसेट क्रिएट रिड्यूस होता है, ना लाइबिलिटी क्रिएट होती है। बताओ, रिवीजन चल रही है बच्चे। कोई भी गवर्नमेंट का सोर्स नहीं पता। डिसाइड एनीवन? यस, गुड लक्षित। बेटे टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, टैक्स नॉन टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। व्हाट इज अ टैक्स? कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट. It is of two types, direct and indirect. Direct tax, which is imposed on income, property and wealth of the people, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन के ऊपर है. इनडायरेक्ट टैक्स imposed on consumption, एक्सपेंडिचर, खर्चे के ऊपर होता है. इसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं. इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्संस के ऊपर होता है. ठीक है. तो टैक्स से जो इनकम आती है बेटे गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट ने वापस करनी है आपको? नहीं ना. तो इसका मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई. तो ये कौन सी हुई? रेवेन्यू रिसीट हुई. जितनी भी गवर्नमेंट को टैक्स से इनकम आती है, चाहे डायरेक्ट टैक्स से आए चाहे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आए, वो गवर्नमेंट की क्या है? रेवेन्यू रिसीट है. इसके अलावा नॉन टैक्स रिसीट्स हैं. नॉन टैक्स की कोई याद है? रोज आते हो, सुनते हो नॉन टैक्स रिसीट्स. टैक्स को छोड़ के ओके, इंटरेस्ट, ग्रांट, एस्चीट, फीस, फाइन्स, परमिट्स, स्पेशल असेसमेंट. चलो 4 फीचर्स. चलो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बारी. फीस, फाइन एंड परमिट. गवर्नमेंट आपसे कुछ फीस लेती है, लाइसेंस आपका बनाती है, उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है. वो गवर्नमेंट ने वापस करनी किसी को, तो वो गवर्नमेंट की क्या हुई? लेकिन टैक्स से आई? टैक्स से आई है? नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन लगाती है, चालान कटता है आपका, कभी कभी आप पैसे देके भुगतते हो. वो फाइन गवर्नमेंट ने वापस करना है, but it is a source of income to the government, but does not create any corresponding liability for the government, so it's a non-tax revenue receipt. ठीक है. और गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन जो आ रहे हैं गवर्नमेंट को, वो भी गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं रिड्यूस करते, गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं क्रिएट करते. देन एस्चीट. एस्चीट मतलब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसने अपनी कोई विल नहीं लिखी, उसका कोई आगे लीगल एयर नहीं है, तो वो किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास. तो उससे जो गवर्नमेंट को इनकम आएगी उसको क्या बोलते हैं? एस्चीट. देन स्पेशल असेसमेंट. स्पेशल असेसमेंट कई बार गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, सॉरी गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के करके लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है. जैसे आपके घर के पास गवर्नमेंट ने एक पार्क बना दिया जिससे आपके घर की कीमत 10 लाख से 20 लाख हो गई, तो गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है कि मैंने एक्टिविटी की, इसके करके आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, हम आपके ऊपर एक स्पेशल असेसमेंट लगाएंगे. वो वन टाइम असेसमेंट होती, बार बार नहीं लगती. ठीक है. तो गवर्नमेंट आने हर घर के ऊपर 10,000 रुपए की स्पेशल असेसमेंट लगा दी. तो ये जो गवर्नमेंट के पास इनकम आई वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. ठीक है. देन सरप्लसेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. अभी रेलवे की बात कर रहे थे. रेलवे को अगर बजट में से फंड दिए जाते हैं तो गवर्नमेंट बजट, रेलवे जो प्रॉफिट अर्न करती है वो कहां जाएंगे? किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आएंगे, गवर्नमेंट के बजट में आएंगे.
लेकिन क्या वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स हैं या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू। क्यों? ना तो गवर्नमेंट ने किसी को वापस करने हैं और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हुआ। ठीक है, ये सब क्या हो गए? रेवेन्यू रिसीट। दूसरे कौन से होते हैं? कैपिटल रिसीट्स कौन से होते हैं? विच अफेक्ट, किस तरह से अफेक्ट करते हैं? दे आइदर क्रिएट, सॉरी रिड्यूस और क्रिएट लायबिलिटी। इनमें से कोई एक काम, दोनों नहीं अफेक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। यहां तो इनसे एसेट रिड्यूस हो रहा है, यहाँ ये तीन तरह के रट्टा लगा लेने हैं। 1, रिकवरी ऑफ लोन। लोन दिया था आपने अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान से वापस आ गया, फैट चांस दो, वापस आ गया तो आपका एसेट रिड्यूस हो गया, रिकवरी ऑफ लोन। दूसरा, अदर रिसीट्स विच इंक्लूड्स डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? शेयर सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू जनरल पब्लिक। तो जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स बेचोगे, वो गवर्नमेंट के एसेट थे, शेयर्स बेच के पैसे आए, मतलब एसेट बेच के पैसे आए, तो ये क्या हो गई? कैपिटल रिसीट। तीसरा, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। आपको ये सारे खर्चे करने के लिए ये सारी इनकम सफिशिएंट नहीं पड़ रही, तो क्या करोगे? बोरो करोगे। कहां से बोरो करोगे? पब्लिक से बोरो कर सकते हो, आरबीआई से बोरो कर सकते हो, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से बोरो कर सकते हो। जहां से भी बोरो करोगे लायबिलिटी क्रिएट होगी, लायबिलिटी क्रिएट होगी बेटे, तो फिर ये क्या हो गई? कैपिटल रिसीट। ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, याद रखना। डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग, याद क्या रखना है? बोरोइंग है तो डेट क्रिएट करना ही करना है, और कोई बात ही नहीं, सोचना क्या इसमें? बोरोइंग्स क्रिएट डेट, गॉट इट? ये हो गया हमारा कैपिटल रिसीट। तीन तरह के होते हैं, रट्टा लगा लेने हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? कल करें बाकी का बेटे। आज आपका टेस्ट होगा 4 o'clock, आई विल बी शेयरिंग इट। ठीक है,